चलिए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आईसीटी के जितने भी है ना मॉक टेस्ट है उसको हम करने वाले हैं। तो देखिए आईसीटी का ये हमारा सबसे पहला मॉक टेस्ट है। जितने भी मॉक टेस्ट है मेरे पास में उन सभी को मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आईसीटी का जो पहला मॉक टेस्ट है, ठीक है। देखिए सबसे पहला इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है, सबसे पहला जो प्रश्न दिया है क्या बोल रहा है कि एक फाइल की सामग्री को दूसरी फाइल में विलीन यानी कि द कमांड दैट मर्ज, यानी कि हमें क्या करना है, कंटेंट को मर्ज करने के लिए हमें कौन सी कमांड देनी है, ये पूछा जा रहा है। हम उसे अपेंड करेंगे, रीनेम करेंगे या फिर रीस्टोर करेंगे या फिर ऐड करेंगे। तो देखिए हम मर्ज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, अपेंड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अपेंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, चलिए छोटा ही सही देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो ASCII है इसका पूरा नाम क्या है। ASCII का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए इसका जो पूरा नाम है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। तो हमारा ये जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, हमारा बी ऑप्शन सही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी जो है वह सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 28 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए अगला है प्रश्न 28 नंबर और हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाला संक्षिप्त नाम जो ISP है ना। ISP का यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पूरा नाम पूछ रहा है। ISP को हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, इंट्रानेट है ना। दूसरा बोल रहा है कि इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर बोल रहा है, और तीसरा बोल रहा है कि इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर बोल रहा है, और चौथा बोल रहा है इंट्रानेट सिस्टम प्रोवाइडर। तो देखिए इसको हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं, ISP, ठीक है। ISP को हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट प्रत्यय, ठीक है, सफिक्स यानी कि डिफ़ॉल्ट प्रत्यय सफिक्स जैसे कि XLS है तो फाइल की सामग्री क्या होगी। देखिए यदि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि सफिक्स के रूप में XLL मतलब कि XLS लिखा रहेगा तो उसे हम कैसी सामग्री कहेंगे, एन ऑडियो क्लिप कहेंगे या फिर स्प्रेडशीट कहेंगे या फिर वीडियो क्लिप कहेंगे या फिर वो एक डॉक्यूमेंट होता है। तो देखिए जो XLS है, हम ऐसे जो फाइल मतलब कि जो इस प्रकार से अगर सफिक्स लगा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखिए अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि किसी HTML टैग, है ना, HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि HTML का प्रयोग करके है, यदि हम बोल्ड कर रहे हैं टेक्स्ट को यानी कि अक्षर को बड़ा कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा। देखो 3 निशान दिए हैं, बॉडी, B या फिर BR का यूज़ करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, B का यूज़ करते हैं। ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर रहेगा वो क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है जब हम
लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, तो क्या हो जाता है, बोल्ड का निशान बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, स्टेशन के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को, है ना, फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। चलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मल्टीकास्टिंग कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है 32 नंबर। सर्वर के कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि खाली स्थान से जुड़े होते हैं। यानी कि जो सर्वर है ना, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि एक अन्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो जो अन्य कंप्यूटर जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, सुपर कंप्यूटर कहते हैं, या फिर मेन फ्रेम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि किससे जुड़े रहते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, किससे जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला है 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये पूछा जा रहा है। नोटपैड, एडोब एक्रोबैट रीडर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर वर्डपैड, किसका हम यूज़ नहीं करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो एडोब एक्रोबैट रीडर है ना, तो ये तो एक रीडर है, इसमें हम नहीं कर सकते, है ना, तो ये हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। बाकी जो नोटपैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्डपैड है, इस पे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो किस पर नहीं बना सकते, तो ऑप्शन बी एडोब एक्रोबैट रीडर पर नहीं बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। देखिए अगला प्रश्न बड़ा है। चलिए अब दिख रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, बूटिंग कहते हैं ना। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो रैम है ना, रैम में जो लोड है तो वो उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन रन करने के लिए यदि तैयार कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 35 नंबर प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाइनरी संख्या है, यानी कि इनमें से एक बाइनरी संख्या है। चलिए तो देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या बोला जा रहा है, बाइनरी संख्या, और बाइनरी संख्या हमें केवल 0 और 1 के रूप में ही मिलती है ना। तो बाकी जो सी, इसमें सी ऑप्शन में सी दे दिया है, इसमें तो 2 3 4 दिया है, इसमें 5 1 6 ऐसा कुछ कुछ अंक दिया है, तो ये सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए ही क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 0 1 के रूप में ही होती है बाइनरी संख्या। आगे चलते हैं। अगला है 36 नंबर प्रश्न। एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें एनकम्पिसिंग है ना, रेडियो, टेलीविज़न, सेल्यूलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि जो है वह शामिल होता है। इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए जहाँ पर है ना, जो
रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर मतलब कि जो उपकरण है वो शामिल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। ठीक है, उसी को हम आईसीटी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला है 37 नंबर प्रश्न। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में खालिस स्थान शामिल नहीं होता है, यानी कि आईसीटी में क्या शामिल नहीं होता है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टेस्ला ऑटोमोशन। टेस्ला ऑटोमोशन क्या होता है, तो ये तो नहीं होगा, है ना। टेलीफोन ये तो शामिल है, टेलीविज़न भी शामिल है, रेडियो भी शामिल है, तो क्या शामिल नहीं है, तो ए ऑप्शन टेस्ला ऑटोमोशन जो है वह शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए और वही पूछा गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं करता है। साक्षरता को विकसित करने में, है ना, मदद नहीं करता है, उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए साक्षरता को क्या नहीं करता है, विकसित नहीं करता है। वर्ड प्रोसेसर से हम साक्षरता विकसित कर सकते हैं, वेब सर्चिंग से भी कर सकते हैं, ब्लॉग से भी कर सकते हैं, लेकिन खेल से नहीं कर सकते। ठीक है, खेल जो है वह साक्षरता का नोटेशन नहीं है। ठीक है, साक्षरता विकसित करने के लिए हम खेल को नहीं रखते, बल्कि हमारी जो, चलिए आईसीटी में जो साक्षरता होगी वो क्या होगी, वर्ड प्रोसेसर, वेब सर्चिंग और ब्लॉग्स होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला है, विद्यालय प्रबंधन के समर्थन और अधिगम के रूप में आईसीटी की भूमिका में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं वाले पे पूछा है। चलिए देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या उपागम, तो ये तो है ना आईसीटी में। शिक्षण अधिगम के अनुभव को भी बढ़ाना है। आईसीटी क्या करेगा, शिक्षण अधिगम अनुभवों को भी बढ़ाएगा। आईसीटी के माध्यम से, आईसीटी जो है वह आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक उपागम देगा क्या, तो देखिए आईसीटी के माध्यम से नहीं देगा, है ना। आईसीटी अगला क्या बोल रहा है, जो डी ऑप्शन है, देखिए डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आईसीटी के शिक्षण, है ना, आईसीटी के शिक्षण और अधिगम के उपयोग के बीच अंतराल को पूरा करना आवश्यक है। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है ना, लेकिन ये वाला बात जो है वह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पारंपरिक उपागम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पारंपरिक उपागम की, है ना, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच थ्रू द मीडियम ऑफ आईसीटी। तो हमें ऐसा नहीं करना है, पारंपरिक उपागम नहीं अपनाना है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने के उद्देश्य नहीं है, यानी कि उद्देश्य को नहीं बताता है, ये हमें बताना है। तो देखिए आईसीटी का उपयोग यदि हम शिक्षा में कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा, ये बात तो सही है ना, तो पहला सही हो गया। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, छिपाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, बढ़ाना है, उसको उजागर करना है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अगला प्रश्न अगला जो ऑप्शन है उसको भी पढ़ लेते हैं। शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम के अपव्यय को समाप्त करना है, तो ये भी सही है। अगला है शिक्षा के ऑनलाइन माध्यम से पहुंच प्रदान करना, तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन बी ऑप्शन जो है वह क्या है, गलत है। पारदर्शिता को हमें छिपाना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, पारदर्शिता लाना है। ठीक है, चलिए इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा पहला मॉक टेस्ट। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप लोग और भी इसके प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। देखिए जितना जल्दी आप लोग बताएंगे उतना जल्दी मैं सारे टेस्ट करा दूंगा। ठीक है।